सती वियोगभङ्गः स्यात् यथा मे त्वं तथा कुरु समाश्वासयतं दक्षं सर्वविद्याविशारदः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप लोगों का परिचय चंद्र चक्र से संबंधित कुछ सिद्धांतों से कराने वाला हूं। विचार करके देखिए, किसी भी व्यक्ति का धन, उसका यश, उसकी वृद्धि और उसकी मति बुद्धि नीच प्रकृति की होगी कि अच्छी वाली होगी, उसके बाद उसका पूरा जो जीवन का प्रभाव है वो कैसा रहेगा, इसको कैसे जानेंगे। आज का विषय इस विषय पर ही केंद्रित होगा। पूरा कार्यक्रम बने रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। अगर कई बार होता है जैसे चंद्रमा से सूर्य केंद्र में हो जाते हैं, मैंने इस पे कार्यक्रम पहले भी बनाया है, लेकिन आज इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे कि चंद्रमा से सूर्य जब केंद्र में आ जाते हैं, केंद्र का अर्थ चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4 घर आगे सूर्य, या सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4 घर आगे चंद्रमा, है ना। मतलब चंद्रमा से गिनने पर 4 घर आगे सूर्य हों या 10 घर आगे सूर्य हों, ये स्थिति केंद्र की कही जाती है। 7वें घर की बात नहीं है। 7वां घर आमने सामने का होता है, समसप्तक का होता है, उसे भी केंद्र ही कहते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ 4थे और 10वें घर की बात होगी। तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर 4थे और 10वें भाव में सूर्य बैठ जाते हैं चंद्रमा से, उस व्यक्ति की बुद्धि वक्त पे काम नहीं आती है या वो कुतर्की होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, विषय बड़ा गंभीर है कि अगर कुंडली में मैंने एक चक्र बना लिया और इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से सूर्य 4थे 10वें हो गए, तो अब इस जातक के जीवन में जो भी तर्क होगा ना, वो कुतर्क से भरा रहेगा, कुतर्क करेगा। या दूसरा, वो युक्ति संगत बात नहीं करेगा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, है ना। वक्त पे उसकी बुद्धि काम नहीं आएगी, भूल जाएगा, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। अब इसका परिहार क्या है? ये दोष तो बन गया। परिहार ये कहता है कि जितने भी तर्क संगत बातें हैं वो व्यक्ति तब करे, तार्किक शक्ति बड़ी बढ़िया हो जाए तब हो, संस्कार से युक्त बातें करे कब हो, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब ये चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से केंद्र में हो। लेकिन इसका परिहार क्या कहा कि अगर इसी सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाएगी ना, तो इसका परिहार हो जाएगा, मतलब ये दोष फिर समाप्त हो जाएगा। जैसे मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो बैठे हैं 10वें स्थान में, ठीक है, और सूर्य जो बैठे हैं वो लग्न में बैठे हैं। तो मैं भी इस हिसाब से कुतर्की हूँ, मैं भी इस हिसाब से बुद्धि का नीच हूँ, खराब हूँ, बुरा हूँ। ये दोष लगा मुझे मेरी कुंडली में, परंतु उसका परिहार क्या हुआ कि मेरी कुंडली में गुरु सूर्य को देख रहे थे या देख रहे हैं, इस वजह से इस दोष का परिहार हो गया। फिर ये जो दोष था वो भंग हो गया, है ना। ये पहला सिद्धांत है जो आपको चंद्र कुंडली से भी समझ में आएगा और ऐसे नॉर्मल आप इसको यहां से भी समझ लेंगे। दूसरा क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें, है ना। दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें, दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें, अगर इन भावों में सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा से दूसरे घर में, 5वें घर में, 8वें घर में, 11वें घर में अगर सूर्य बैठे हैं, तब ये जो बातें थी बुराई वाली, कुतर्क, सद्बुद्धि से युक्त नहीं होना, खराब बोलना, बुरा आचरण, वो अब कम हो जाएगा। मतलब अब वो जो पहले 100% पे था, अब वो 50% पे आ जाएगा अगर चंद्रमा से सूर्य दूसरे भाव में है। पर एक बात याद रखिए कि चंद्रमा से जब सूर्य दूसरे भाव में जाएंगे तो एक सिद्धांत यहाँ ये लागू होगा कि चंद्रमा से सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे राजयोग को भंग भी कर देते हैं। ये एक अलग सिद्धांत है, क्योंकि तब चंद्रमा जो होंगे वो सूर्य के आगोश में आएंगे, अंधेरे में जाएंगे,
तो व्यक्ति को बीमार बना सकते हैं, अनियमितता दे सकते हैं, इम्यून की कमजोरी या गड़बड़ी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी सामान्यतः चंद्रमा से सूर्य दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें भाव में होंगे तो व्यक्ति सद्बुद्धि से युक्त होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, चरित्रवान होगा, सुशील होगा, ऐसा। और क्या कहा कि जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से तीसरे, वहां से 6वें, वहां से 10वें और वहां से 12वें, क्या है 12वें जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से तीसरे, 6वें, 10वें और 12वें। अब ध्यान से समझिए कि अगर चंद्रमा जहां बैठे वहां से यहां सूर्य बैठ गए, यहां बैठ गए, यहां बैठ गए और यहां बैठ गए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है ना। क्या कहा, ये इतना ज्यादा जातक को सुखी बना देता है कि फिर वो राजाओं की श्रेणी में सुखी माना जाने वाला होता है। वो राजाओं की भांति सुख जीवन से प्राप्त करता है। चंद्रमा को लेकर के संपूर्णतया एक बात है, बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो आपका जीवन एकांत में बीतने वाला है, इस बात को लिख लीजिए। और अगर चंद्रमा के ऊपर जितने अधिक से अधिक ग्रह की दृष्टि है, वो व्यक्ति चाहे जितना चाहे एकांत नहीं रह पाता है। कोई ना कोई, कभी नमक, कभी तेल, कभी सरसों तो कभी साग मांगने आ जाएगा। आप तीर्थ में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको लोग बवंडर मचाने आपके जीवन में आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा आपका वर्तमान है, प्रत्येक दिन है, और उस पे ग्रहों का प्रभाव मतलब लोगों का आना जाना बना रहेगा। और दूसरी बात, अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में गुरु से केंद्र में है, गुरु से केंद्र का अर्थ गुरु से 4 घर आगे या 10 घर, चौथे 10वें का संबंध केंद्र का, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से गुरु से अगर चंद्रमा केंद्र में है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अंतिम अवस्था में बिल्कुल ही भगवान के पीछे भागने वाला हो जाता है। मतलब वो सारी दुनिया छोड़ करके भगवान के आश्रित अपने जीवन को बना लेने वाला होता है। ऐसा कब होता है? जब गुरु से चंद्रमा केंद्र में है ना। क्लियर है? ये बात समझने वाली होगी। लेकिन अगर चंद्रमा अकेले हैं, उन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, गुरु भी नहीं देख रहे, केंद्र में भी नहीं है, उसको जैसे कालसर्प क्या बोलते हैं, केमद्रुम बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रायः अकेलेपन में जीवन जीना पड़ता है ना। विरक्त हो जाते हैं, उनके लोग उनसे प्रेम प्रायः नहीं करते, या उनका लोगों के प्रेम पर से विश्वास भंग हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के, क्योंकि चंद्रमा को सामान्यतः याद रखिए कि आपकी कुंडली में जो बैठे प्लैनेट हैं वो सब चंद्रमा से बंधे हैं, क्योंकि भविष्य की जो नींव है वो चंद्रमा पर टिकी है। वर्तमान तभी सुरक्षित है ना, भविष्य तभी सुरक्षित है जब वर्तमान सुदृढ़ हो। वर्तमान को आप साध लीजिए, भविष्य स्वतः सध जाएगा, है ना। ये बात याद रखने वाली होगी। तो आपको ये बात समझनी होगी कि किसी भी जातक का चरित्र चिंतन अगर ज्ञान उसका लेना हो तो उसकी कुंडली में चंद्रमा को देख लीजिए। वो कितना एकाकीपन में जाएगा, वो कितना निश्चल है, वो कितना शुद्धबद्ध है, वो कितना तार्किक दृष्टिकोण उसका कैसा है, चीज़ों को देखने का नजरिया उसका कैसा है, तो ये सब चंद्रमा ही बताते हैं। और चंद्रमा का समग्र अध्ययन आप अगर कुंडली में कर लेते हैं तो आपको फिर किसी ग्रह पे जाना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो ये भी कहता हूं, आपको प्रत्येक ग्रह की महादशा से पहले चंद्रमा को देखना होगा, आपको प्रत्येक अंतरदशा से पहले चंद्रमा को देखना होगा, आपको प्रत्येक ग्रह के परिणाम को बताने से पहले उससे चंद्रमा के संबंध को देखना होगा। चंद्रमा उससे कहाँ बैठे, गुरु की दशा चल रही है, चंद्रमा उससे देखिए कहाँ है, लग्न में देखिए, नवमांश में देखिए, दशमांशा में देखिए, वर्ष कुंडली में भी चंद्रमा को देखना होगा, है ना, कहां बैठ रहे हैं, संपूर्णतया वो मुंथेस से किस स्थिति में जा रहे हैं, मुंथा कहां जा रहा है, मुंथा के स्वामी किधर जा रहे हैं, है ना, मुंथेस कहां बैठ रहे हैं, ये बात है। पर सामान्यतया ये जो बात मैंने कही है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं कुतर्की तो नहीं हैं, आप कहीं अज्ञानतावश कोई भी बात ऐसे ही हवा में तो नहीं कर रहे। ये बात बहुत ही गंभीरता से और संजीदगी से सहने वाली होगी। क्लियर है?
छोटा सा विषय था। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। देवी मैया को वरदान दे दिए महादेव, कहे कि ठीक है, आप मुझे पति रूप में प्राप्त करिए, मैं आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करता हूं। मैंने आपको वरदान दे दिया। इस बीच में उनका मन लगे ही नहीं, वियोग जैसे होता है ना, वैसे उनको मन प्रेम हो गया। अब वो तपस्या में लीन होने जा रहे थे, पर बार बार देवी मैया का ध्यान उन्हें आ रहा था। ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मदेव आते हैं, कहते हैं जाओ दक्ष प्रजापति से कहो मैं उनकी बिटिया से विवाह करने को तैयार हूं। क्योंकि देवी मैया ने कहा था कि आप मेरे पिता से जरूर ये संदेश दिलवाइए या पिता तक संदेश ये पहुंचवाइए कि आपकी बिटिया से महादेव विवाह करना चाहते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।